हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं प्रेजेंट हूं अपनी आज के वीडियो को लेकर। स्टूडेंट, जो चैप्टर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो चैप्टर 1 है, इसमें लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रीवियस के टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा हुआ है और जो आगे के जो टॉपिक्स है उसे लेकर आज मैं फिर से एक बार प्रेजेंट हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें। अपने डाउट्स को पूछें ताकि मैं आपके डाउट्स को आंसर्स कर सकूं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो इसका डेफिनेशन यहाँ मुझे दिख पा रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है ये? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? क्यों? एक्चुअली चॉइस इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज की हमारे पास स्कार्सिटी है। कोई भी इकोनॉमी हो वो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी को फेस कर रहा और उस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में हमें चॉइस करनी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स out of limited resources having alternative uses। means अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है ना, हमारे वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है और जबकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी देते हैं अपने सेटिस्फैक्शन को। कौन सा लेवल, कौन सी चीजों को हम पहले क्या करें? कंज्यूम करें और अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करें। इसलिए हम जो है प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आखिर वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ रही है ना? इसमें से थ्री मेन रीजंस, तीन जो मेन रीजंस है, द थ्री मेन रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर: नंबर 1, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे यहाँ जो है रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं, हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है। ठीक है, तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फर्स्ट कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। इसमें देखते हैं रिसोर्सेज, दैट इज लैंड। रिसोर्सेज में क्या हो सकता है? लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें, है ना? तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट्स। क्या कह रहा है ये? डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हमारी इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी, है ना, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो लोग वांट कर रहे हैं, वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, है ना? और रीजन इसका सिर्फ ये कि हमारे यहाँ या किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मेन रीजन जो होता है वो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस होता है ना? इट इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज। चाहे वो कोई भी इकोनॉमी हो, वहां पर क्या है? ये रिसोर्सेस की स्कार्सिटी है। और फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखेंगे, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है ना? एक के बाद एक जो है हमारे वांट्स बढ़ते चले जाते हैं और हम उन वांट्स को पूरा करने के लिए, उन वांट्स को कवर करने की लगातार कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दैट इज दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। कभी भी ह्यूमन वांट्स फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज जिसके पास टू व्हीलर है उसे फोर व्हीलर चाहिए, है ना? और जिसके पास फोर व्हीलर है उसे और महंगे फोर व्हीलर चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, क्या क्या चार्टर्ड प्लेन चाहिए। इट मींस हम सभी जो है वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में फंसे हुए हैं। हम सभी के वांट्स अनलिमिटेड है और लगातार अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई है और इस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम में है। इट मींस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो सेकंड रीजन है वो है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इसके बाद फिर थर्ड है अल्टरनेट यूसेस। यस, कोई भी रिसोर्स हो उसके बहुत सारे अल्टरनेट यूसेस होते हैं। जैसे पेट्रोल ही है, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो केवल कार में नहीं जाती बल्कि पेट्रोल से मशीनें भी चलती हैं और भी उसके अल्टरनेट यूसेस हैं और इन यूसेस की वजह से क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमारा तीसरा रीजन जो है वो अल्टरनेट यूसेस है। देखते हैं इसे। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली रिसोर्सेज, not only sources but they can also be put to various uses। हम उसे क्या करते हैं? various use कर रहे हैं, है ना? it makes choice among resources more important, है ना? for example, petrol is used not only in vehicles but also for running machines, generators, etc। तो इस तरह से जो alternate use है ये भी क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक रीजन है। तो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को यहाँ डिस्कस किया। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स है क्या, है ना? इकोनॉमिक्स का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। क्या है ये? सोशल साइंस।
इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। क्या है ये एक सोशल साइंस है विच स्टडीज द वे ऑफ वे a society chooses to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। क्या कह रहा है ये इकोनॉमिक्स है क्या सर? ये इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो अपनी सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज से। लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल है उनके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके। और ये हमारा है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या, है ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह रहा है कि किस तरह से हम अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। It deals with what is or how the economic problems are actually solved। और normative economics क्या कहता है, it deals with what ought to be, क्या होना चाहिए। ये actual की बात कर रहा है और वो कह रहा है what ought to be, क्या होना चाहिए, और how the economic problems should be solved, कैसे किया जाना चाहिए, है ना। मतलब ये क्या हो गया, ये एक तरह से कहा जा रहा है कैसे किया जाना चाहिए, और जबकि हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह रहा है कैसे एक्चुअली ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें वेरिफिकेशन पे, तो इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को एक्चुअल डेटा के बेस पर हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। थर्ड, पर्पस, इसका पर्पस क्या है। पर्पस अगर हम देखें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, तो इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन of an economic activity, and while normative economics को देखें तो it aims to determine the ideals, वो ideals की बातें करेगा, है ना, और ये real descriptions की बातें करेगा। सजेस्टिव में देखते हैं क्या है इसके बाद, it is based upon facts। जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट पर बेस्ड है एंड दस नॉट सजेस्टिव, सिर्फ सजेशन नहीं है, ये फैक्ट पर हमारा ये बेस्ड है। जबकि अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ देखें तो क्या कह रहा है ये, इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। मतलब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो सजेस्टिव है, जबकि अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का तो ये सजेस्टिव नहीं है। फिर वैल्यू जजमेंट देखो, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट्स, दैट इज इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स में क्या कह रहा है, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ये क्या है सर, ये एक्चुअल है ना। ये क्या बात कर रहा है, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, देन देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है, इट मींस रिचर सेक्शन रिच होता जा रहा है, पुअर सेक्शन पुअर होता जा रहा है। इनइक्वालिटीज का वो गैप जो है वो बनता जा रहा है, मींस कहीं ना कहीं से ये कह रहा है कि ये एक्चुअल बातें हैं, है ना। अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को देखें तो कह रहा है इंडिया शुड टेक स्टेप्स, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। भारत को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। क्या है ये सजेस्टिव है ना, सजेस्टिव है, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसका सेकंड देखते हैं, इनकम इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस्ड। इनकम इनइक्वालिटी, जैसे जो रिचर सेक्शन है उसकी बहुत ज्यादा इनकम है ना, और पुअर सेक्शन उसकी कम इनकम है, तो इस इनइक्वालिटी से जो गैप बन रहा, अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को देखें तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा हो रहा है, ये रियल है, लेकिन यहां कह रहा है कि दोनों के जो इनकम गैप है इसे ठीक किया जाना चाहिए, इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, सजेस्टिव हो गया, ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहां हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का दो पार्ट है ना, इकोनॉमिक्स के ऐसे तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है दो ब्रांच। कौन कौन से, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स।
अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम आई को पकड़ते हैं। आई क्या कह रहा है सर? आई वो सारी बातें कहेगा जो इंडिविजुअल लेवल पे होगा, है ना। आई वो सारी बातें कहेगा जो इंडिविजुअल लेवल पे होगा। जैसे क्या बातें करेगा? इंडिविजुअल डिमांड की बातें करेगा, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करेगा, एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करेगा, प्रोड्यूसर्स की इक्विलिब्रियम की बात करेगा, इंडिविजुअल मार्केट की बात करेगा, इंडिविजुअल फर्म की बात करेगा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करेगा, है ना। मतलब ये हो गया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे बात करेगा। जबकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें, ए, है ना, मैक्रो का ए लेते हैं, ए फॉर एग्रीगेट्स, ए फॉर एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा पूरी इकोनॉमी की बात करेगा। मतलब ये इंडिविजुअल डिमांड तो जो मैक्रो है वो करेगा एग्रीगेट डिमांड, ये बात करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल सप्लाई, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करेगा एग्रीगेट सप्लाई, है ना। ये बात करेगा इंडिविजुअल इनकम की, मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करेगा नेशनल इनकम की, मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करेगा फॉरेन एक्सचेंज की, गवर्नमेंट बजट की। मींस ऐसे जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को ये कवर कर ले, बातें ये करेगा एग्रीगेट्स की। हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ेंगे। वैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो आपके 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है ये, बट यहाँ पर हमें डेफिनेशन जो है इसका डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है हमसे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of individual units of an economy। आ गई बात कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स की बातें करता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये सब क्या है? ये सारी बातें इंडिविजुअल लेवल पे है। इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। कौन से डिमांड, कौन से सप्लाई? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। मींस कुछ भी हो जाए वो माइक्रो लेवल पे ही बात करेगा, छोटे लेवल पे बात करेगा। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies the behavior of aggregates of the economy। क्या कह दिया इसने? aggregates of the economy as a whole। for example national income, फॉर एग्जाम्पल क्या है? एग्रीगेट आउटपुट, वही एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट कंजम्पशन, ईटीसी। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसे हम फिनिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।